जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इमरान इकबाल साहब। डॉक्टर साहब ने पीएचडी की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड से, जॉन हॉपकिंस में और यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में भी काम करते रहे हैं और अभी जो चिबा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी है जापान में, वहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं क्या साढ़े बड़े भाई ने यहाँ से हम पाकिस्तान से गए हैं, जापान पढ़ाए हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने एक एक्सपीरियंस है। तो ज़रा आज भाईजान ना गल कीती जाए कि हाउ थिंग्स आर मूविंग ग्लोबली और आप सारा टाइम जापानियों को, जापानीज़ को पढ़ाई जा रहे हैं, हमें भी बताएँ, साउथ एशियंस को भी, इंडियंस और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और हमारा जो डियास्पोरा बैठा हुआ है बाहर, उनको भी बताएँ कि क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब सबसे पहले डॉक्टर इमरान साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर जी। Sir, my pleasure, sir, and good to see you again. थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? ग्लोबल ऑर्डर में शिफ्ट आ रही है, अमेरिका सैंक्शन पे सैंक्शन कर रहा है, यूएन डिसफंक्शनल है, टूथलेस टाइगर है, दुनिया पोलराइज्ड है, 141 कंट्रीज अगेंस्ट रशिया थे, 35 ने एब्सटेन किया, 5 रशिया के साथ खड़े हुए थे। ये हो क्या रहा है? और जो मॉडर्न वर्ल्ड में तो हमने इस तरह की चीजें नहीं देखी थी, उधर रशिया में फाइटर्स इकट्ठे हो रहे हैं पूरी दुनिया से। ये चल क्या रहा है? ऐसी केड़े पासे टुर पे हैं? अभी तो अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई थी, तो हम शुक्र कीता कि कोई इकोनॉमी की बात होगी, इस तरह के कंपटीशन होंगे। ए पुटन सानू किधर लैट पे है सर, की होया है? अच्छा, इसका चीमा साहब यूएन तो शुरू से ही टूथलेस है, ठीक है। बल्कि मैं जब वो अभी आपने बात की 141 कंट्रीज ने जो इन फेवर ऑफ यूएन रेजोल्यूशन वोट डाला डिप्लोरिंग रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, मैं ये सोच रहा था कि और उसके ऊपर जितना द वे द अमेरिकन्स एंड द नेटो, the way they were elated to see this overwhelming sport, मैं हंस रहा था कि Palestinians must be laughing at it, क्योंकि ऐसी कई रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं और मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास हो चुकी हैं इजराइल के एक्शंस को कंडेम करने के हवाले से। इट डिडंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये तो तय है कि यूएन टूथलेस है और सिक्योरिटी काउंसिल में आपको मालूम है कि रशिया के पास वीटो पावर है, तो वो तो उसको तो आप छोड़ दें जो यूएन के हवाले से। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हो क्या रहा है, ये दुनिया में हो क्या रहा है। क्योस है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और मजीद बढ़ेंगी। देखिए चीमा साहब, क्योंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा एकेडमिक से है, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजी, इसका एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लें आप। कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि जब भी नई पावर इमर्ज करती है या नई पावर्स इमर्ज करती हैं, तो जो मौजूदा सिस्टम चल रहा होता है वो उससे डिमांड करती हैं कि उनको अकोमोडेट किया जाए, और जब मौजूदा सिस्टम उनको अकोमोडेट नहीं करता तो फिर वो दे रिजोर्ट टू फोर्स या अपनी इकोनॉमिक पावर, फिर वो उसको असर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द आप ये कर लें कि स्टेटस को। फॉर एग्जाम्पल आप सिंस यू आल्सो बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट्स, तो ये हमारा एरिया है, तो हम इसको उसी लेंस से देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले मल्टीपोलर वर्ल्ड था, दुनिया मुख्तलिफ ताकतों में बटी हुई थी, ज्यादातर यूरोपियन वेस्टर्न ताकत में, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, यूनाइटेड स्टेट्स था, और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड की भी एक स्टेबिलिटी थी। फिर जैसे जैसे दे मूव टुवर्ड्स 19th सेंचुरी के एंड, मतलब फिर आप देखते हैं 20th सेंचुरी नई पावर्स इमर्ज करती हैं, जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया। ये पावर्स जो हैं ये दे डिमांड देयर ड्यू शेयर इन द स्पॉइल्स ऑफ इन द इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्पॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड। उस वक्त ये कहते हैं कि हमें भी अपना हिस्सा दें, वी आर आल्सो पावरफुल नाउ। तो जो स्टेटस को पावर्स थी, दे रिफ्यूज्ड, व्हिच इवेंचुअली लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली मल्टीपोलर वर्ल्ड का क्लाइमेक्स जो था वो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका था।
जब इन्होंने अफ्रीका को आपस में बांटा सारे का सारा, उसमें एशिया भी खैर आ जाता है। और इसका एंटी क्लाइमेक्स जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यू नो बेटर देन मी के बाइपोलर वर्ल्ड स्ट्रक्चर जो है या सिस्टम जो है वो इमर्ज करता है, जिसमें 2 सुपर पावर्स हैं, फिर उनके अलाइज हैं, फिर नेटो और वार्सा आ जाते हैं। और बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर भी काफी हद तक स्टेबल रहता है, क्योंकि बैलेंस काउंटर बैलेंस करने की और न्यूक्लियर डिटेरेंस भी आ जाती है, तो फिर ऑल आउट वॉर का जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। ये चलता है फिर यू नो टिल द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन। फिर वो आइडियोलॉजिकली और जियोपॉलिटिकली डिवाइडेड वर्ल्ड जो था वो खत्म हो जाता है। और इसके बाद एक यूनिपोलर वर्ल्ड, एक सिंगल ताकत के साथ दुनिया वजूद में आती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके नेटो अलाइज ऑब्वियसली, बट यूएस बिकेम द सोल एंड द हाइपर सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और इसके क्लाइमेक्स का आगाज जो होता है वो आपको भी याद होगा, युगोस्लाविया की वॉर, सर्बिया की वॉर से, और फिर इराक गल्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी सदाम के खिलाफ, जब सदाम ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया। ये था उसका आगाज, उस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज। और इसका क्लाइमेक्स जो हमें नजर आता है वो सेकेंड इराक वॉर में नजर आता है। ठीक है, ये उसका क्लाइमेक्स है कि नो वन कुड स्टॉप। आपको याद होगा कि इराक जो था वो बड़ा क्लोज अलाई था रशिया का, थ्रू कोल्ड वॉर भी उसका अलाइज रहा है, इसी तरह सर्बिया भी उसका बड़ा क्लोज अलाई था। तो रशियन फेल प्रीटी मच हेल्पलेस। ठीक है, और देयर वाज नो अदर पावर व्हिच कुड बेसिकली प्रिवेंट। वो कहते हैं ना कि द बुल इन द चाइना शॉप, अमेरिका का तो वो सीन था ना कि वो जहां पे भी जा रहा था वो मलिया मेट कर रहा था हर एक को। फिर इराक है, फिर उसके बाद लिबिया है, लीबिया के भी रशिया के साथ अच्छे ताल्लुक थे। फिर उसके बाद सीरिया है, सीरिया के तो बहुत ही क्लोज स्ट्रेटेजिक ताल्लुक थे रशिया के साथ, उसकी बेस है वहां पे आज। तो ये सारा कुछ रशियंस की आंखों के सामने हो रहा था। ये था क्लाइमेक्स यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसमें एक पावर जो है वो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही थी और उसको कोई नहीं रोक रहा था। आपको मालूम है कि अस वर्सेस देम, या आप हमारे साथ हैं या हम हमारे खिलाफ हैं। तो कोई कंट्री भी इसको क्वेश्चन नहीं कर पाई एक्सेप्ट ईरान, जिसने कहा था कि ना हम आपके साथ हैं ना हम आपके खिलाफ। बाकी सब ने गिव अप कर दिया। दे न्यू इट कि यार दे आर टू पावरफुल टू रेजिस्ट, टू पावरफुल टू टू स्टैंड अप टू। तो एक ये उसका क्लाइमेक्स था। फिर इसका एंटी क्लाइमेक्स शुरू होता है इराक में, जब इनकी डिफीट होती है, वहां से ये विथड्रॉ करते हैं। फिर बशारुल असद कम बैक करता है, रशियन अपनी फोर्सेस भेजते हैं। उसके बाद इनका एंटी क्लाइमेक्स चलता चलता फिर अफगानिस्तान का तो आपको मालूम ही है कि हम यूक्रेन वार से पहले हम ये सुन रहे थे कि नाउ जी यूनिपोलर वर्ल्ड का जो मूवमेंट था इट हैज कम टू एन एंड। इसका जो क्लाइमेक्स था ये अब, लेकिन इसका एक्चुअल क्लाइमेक्स हमें यूक्रेन में नजर आया। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते अगर आप फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, आउटलेट्स को, रशियन टीवी है, अल जजीरा है, दूसरे हैं, उनमें एक लफ्ज बड़ा रिपीटेडली यूज कर रहे हैं कि जी दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल, ये वाटरशेड मूवमेंट है। इसको वाटर, और ये वाकई ही वाटरशेड मूवमेंट है, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा है जब रशिया और चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर, गो के मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल पे आ गए हैं, लेकिन इकोनॉमिक पावर के तौर पर सामने आ चुके हैं। और रशियन चाइनीज आपको मालूम है एटलीस्ट इकोनॉमिकली दे हैव बीन वेरी असर्टिव एज वेल। अब रशिया भी जो है वो इकोनॉमिकली वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। रशिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। ठीक है, आप देख लें कि दुनिया का खैर सबसे बड़ा मुल्क तो वो है, और वो एग्रीकल्चरल पावर हाउस भी है। ठीक है, मतलब प्रोड्यूस करता है, व्हीट के हवाले से सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है, न्यूक्लियर पावर के हवाले से भी वो आज दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। इसके बाद ऑयल एंड गैस, द मोस्ट इंपोर्टेंट जो उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस। 40% यूरोप उसके ऊपर डिपेंड करता है अपनी एनर्जी की नीड्स के लिए, स्पेशली जर्मनी जो कि द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, बल्कि उनका लीड करने वाली कंट्री है। तो पुतिन
पुतिन का ये जो एक्शन है, अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट से देखें तो ये आप इसको क्या कहेंगे कि इस नेचुरल प्रोसेस है, कुदरत का कानून कह लें, ये एक नेचुरल प्रोसेस कह लें कि अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड जो है ये नाउ इट इज इवेंचुअली मूविंग टुवर्ड्स ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब ये डिमांड कर रहे हैं चाइना, रशिया। अब ये बेसिकली ये क्या पिछले 7-8 साल से ये मुसलसल डिमांड कर रहे हैं दोनों मुल्क कि हमें हमारा ड्यू शेयर दिया जाए इन जियोपॉलिटिक्स में और जियो इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड की। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स लेड नेटो वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी नेचुरल थिंग कि जो स्टेटस को पावर होती है वो स्टेटस को चेंज करने के कभी भी हक में नहीं होती, विलिंगली वॉलंटरली नहीं वो गिव अप करते। तो ये अब उनको ये फोर्स कर रहे हैं। ये इसी कड़ी में देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये यूक्रेन का वाकया क्यों हुआ है और क्यों पुतिन उसको अभी तक ऑन कर रहा है और ही इज रेडी टू एस्केलेट। बेसिकली ये तो वेस्ट है जो एस्केलेट नहीं कर रहा ना। पोलैंड ने अभी ऑफर की थी कि मैं अपने मिग फाइटर्स जो हैं वो नेटो के जरिए से सप्लाई कर देता हूं यूक्रेन को, लेकिन उसको रूल आउट कर दिया। किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इटसेल्फ। और इसी चीज ने फिर मजबूर किया ज़ेलेंस्की को, जो इनका प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, कि उसने क्या ही इज बेसिकली टॉन्टिंग नाउ ना, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है नेटो को, यूएस को, कि तुम लोग वीक हो, ठीक है, आगे जितना भी ब्लड शेड होगा वो तुम्हारी वजह से होगा यूक्रेन का। तो ये क्या हो आपका वो जो क्वेश्चन था कि ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली ये हो रहा है yes, you are witnessing a radical change in the global security structure। ये हो रहा है और ये उसके आपको रिपल इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं यूक्रेन की सूरत में, अफगानिस्तान की सूरत में, या ग्रोइंग असर्शंस जो है चाइना की इकोनॉमिक डोमेन में, उसमें आपको नजर आ रहा है, चाइना का राइज नजर आ रहा है। तो बेसिकली और ये बड़ा वाइज होगा अगर ये प्रैग्मेटिक हैं वेस्ट, तो इन्हें चाहिए कि ये बैठ जाएं और रशिया और चाइना के साथ एक याल्टा टाइप कॉन्फ्रेंस के स्टाइल के ऊपर बात करें और रीडिफाइन करें, रीस्ट्रक्चर करें जो मौजूदा सिक्योरिटी सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है दुनिया का, इफ दे वांट टू लिव एंड लेट लिव। तो इसके सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब आ जाइए आप अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, बाकी जो है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से बेसिकली एक्सप्लेन किया कि फाउंडेशन क्या है, ये सारी बेस क्या, प्रॉब्लम जो है वो इमर्ज कहाँ से कर रहा है, जो कि जारी बात है हर बंदा समझना चाह रहा होगा कि ये मसला है क्या जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। और जो आपने इनिशियली डॉक्टर साहब ऐसे बात की थी ना वो मुस्लिम दुनिया की, कि वो जनाब देखिए, मैं तो एक ही, जिस तरह आपने अपनी सारी डिस्कशन में एक ही चीज को बेसिकली एलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, वो है पावर को, कि बेसिकली जहां जहां पावर जा रही है, सारा मसला तो बात तो पावर की है ना। तो मुस्लिम वर्ल्ड को भी ये चीजें समझनी चाहिए कि आपका मसला तभी सुना जाएगा अगर आपके पास पावर होगी। तो सिर्फ ये ओआईसी, ये भी पाकिस्तान में वो आने लगे हैं सारे फॉरेन मिनिस्टर, ना हो किसी काम दी, ना सिर, ना मुंह, ना मथा, तो जनाब ना किसी पास कोई जोड़ सकते, सिर्फ एक इकट्ठे हो गए जनाब हम बैठेंगे। अब देखे ना डॉक्टर साहब, जो ओआईसी उसका काम तो ये था फलस्तीन और कश्मीर को देखना, ठीक है जी। फलस्तीन वाले ने कर लिया अब्राहम अकॉर्ड, हमसे वो फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे नहीं हुए। मोदी साहब जो है इस वक्त फुल यस बना के बैठे हुए हैं, अरब वर्ल्ड के साथ मुआहदे कर रहे हैं, $100 बिलियन का एमिरेट्स के साथ ट्रेड वो पैक्ट हो गया। मोहम्मद बिन सलमान मोदी साहब को अपना कहते हैं मैं उनका आपका छोटा भाई हूँ। तो हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ यही कह रहे हैं कि जनाब जो है ना वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यू हैव टू क्रिएट पावर। बल्कि मैं आज एक वीडियो बनाई है डॉक्टर साहब कि किस तरह इंडिया ने सार को डिसफंक्शनल कर दिया और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में वो एक इंडियन ओशन को के ममालिक को मिला के साथ सार्क ममालिक को मिला के एक नया फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। सो वो अपनी पावर शोकेस कर रहा है और हमें मुस्लिम दुनिया को हम कितने खलोते हैं सानू कोई पता नहीं। पर एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैंने कहा मैं भी बेचा इसके ऊपर एक कमेंट, एक पासिंग रेफरेंस, इसके ऊपर एक कमेंट दे देता हूं, एक पॉइंट मैं कि नहीं बेचा अपने लुत्फ ताला जरा। मोदी देखें, इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है वो वार मॉन्गरिंग तो वहां पे भी है, हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है। वो एक ऐसे कभी कभी लगता है कि डीएनए में शामिल हो गया, एक दूसरे से नफरत करना या एक दूसरे को हकारत से देखना या एक दूसरे को कमतर समझना, एक दूसरे को अंडरमाइन करना।
हालांकि हैं सारे पॉलिटिकल इश्यूज, कल्चरली तो एज सच इतने डिफरेंसेस है ना। वहां पे भी मुझे डॉक्टर मोहम्मद वसीम, मेरे जो सुपरवाइजर थे मेरे एमफिल में कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, आप भी जानते हैं उनको, ही इज वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन पाकिस्तान। उन्होंने एक वाकया सुनाया था मेरे एमफिल के दौरान। वो कहते हैं जब मैं लाहौर से मैंने फ्लाइट ली दिल्ली जाने के लिए, तो कहते हैं जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहां पे वो कुली खड़े हुए थे, तो आपस में बातें कर रहे थे, देखें जी कितने महंगाई हो गई है, कितने मुश्किलात हैं, कितने खर्चे बढ़ गए हैं, वगैरह वगैरह। कहते हैं मैं जब दिल्ली उतरा और मैं वहां बाहर निकला एयरपोर्ट से रिक्शा या टैक्सी लेने के लिए, तो वहां पे भी लोग खड़े होकर यही बातें कर रहे थे कि यार देखें मारे गए हैं, कितनी परेशानी है, खर्चे पूरे नहीं होते, घर नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल इश्यूज जो हैं इंसानों के वो एक हैं। और इसी को, और पाकिस्तान और इंडिया का मैं आपको जो मुझे समझ आई है अब तक वो ये है, इंडिया अपने साइज से बहुत छोटा होके बात करता है। आप अगर इसको समझें, अपने इकोनॉमिक ने, अपनी पॉपुलेशन, अपने इकोनॉमिक, अपनी ज्योग्राफी, उनका जो साइज है ना, वो उससे बहुत छोटे होके बात करते हैं। पाकिस्तान अपने साइज से बहुत बड़ा होके बात करता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात। ये दोनों कंट्रीज जब तक अपने साइज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ना, अपने साइज के मुताबिक नहीं बोलेंगे, उनको बड़ा ज़र्फ दिखाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहां पे भी कुछ ऐसे मैं देखता हूं, बाजुकात एंकर हैं या वो सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, वो एक मेजर है, मतलब इतना वैनम आप गवर्नमेंट से क्रिटिसाइज करें, आप मौलवियों को भी करें क्रिटिसाइज, नो वरीज, ठीक है, आपका राइट है। आप कश्मीर के हवाले से इंडिया को भरपूर डिफेंड करें, आप अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक पूरी नेशन को आप एक रिडिक्यूल करना, इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो पूरी की पूरी इंडियन नेशन को भी रिडिक्यूल कर रहे होते हैं, जी ब्राह्मण है, फलां है, उधर से भी इतना हो रहा होता है। लेकिन अगेन कि दोनों अपने साइज में रह के बात करने की सलाहियत नहीं रखते। अब आ जाए मोदी का, देखें ये बहुत फायदे में है, इंडिया के जितने अच्छे ताल्लुकात होते हैं मिडल ईस्ट के साथ, ये आप ये भी तो देखें कि कल को खुदा ना ख्वास्ता साउथ एशिया में दोबारा से अगर कोई जंग की सूरत हाल बनती है, तो कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज जो हैं वो कम से कम मोदी को थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस करेंगे, इसी तरह पाकिस्तान को भी वो करेंगे। तो जितने ज्यादा आ जाएं आपके एक म्यूचुअल, जिनमें आपकी रिस्पेक्ट है या फ्रेंडशिप है, जरूरी नहीं है कि अगर इंडिया के साथ सऊदी अरब के रिश्ते अच्छे बन रहे हैं तो हमारे साथ उनकी नफरत हो। ये एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, ये तो अब ये कहां पे अप्लाई होगी? इंडिया ने तो वोट नहीं दिया यूएन में रशिया के खिलाफ। ये आप कह रहे हैं ये एब्सेंट है, ये एब्सेंटीज नहीं है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये एब्सेंट रह के फेवर किए इन्होंने रशिया की, हाँ, ठीक है। ये आप सिंपली नहीं कह सकते जी ये एब्सेंटीज है, वरना यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को खत क्यों लिखती? हाँ, अगर हम एब्सेंट है ना तो दैट्स फाइन, ओके जी, एब्सेंट नीदर विद यू नॉर अगेंस्ट यू, तो हमें न्यूट्रल, ये न्यूट्रलिटी नहीं है, इट इज ऑब्वियसली वी आर साइडिंग विद रशिया, तो इंडिया इज साइडिंग विद रशिया, तो ये एंड व्हिच इज गुड, आई अप्रिशिएट इंडियन स्टांस बेसिकली, ठीक है। आपने किसी ना किसी, इसका यूक्रेन का कोई एंड होना है कि नहीं होना? इन द एंड देखिए टर्की कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है न्यूट्रल रह के, दोनों कंट्रीज के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, इस वक्त वो होस्ट कर रहा है दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स को, और होपफुली कुछ रे ऑफ होप तो जनरेट हो ना। तो पाकिस्तान इंडिया को चाहिए कि खुदा का वास्ता है, ठीक है, ये आपस में नफरत को कम करें, और ये जितनी इनकी ट्रेड बढ़ती है रीजन में और रीजन से बाहर, ये पूरे रीजन के लोगों के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो जारी बात है, ये मामलात इस तरह के हैं कि ये चीजें जैसे आप कहते हैं ना कि ये हमारी समझ में बाहर नहीं है। अच्छा, वैसे मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, आज मैं अभी देख रहा था भारत के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक है ग्लोबल ऑर्डर, रशिया वेस्ट एंड रेस्ट, हम रेस्ट में आते हैं सारे। अच्छा, ये जो इंडिया में डॉक्टर साहब अभी इलेक्शन में देख रहा था, अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडिया टुडे और बाकी जो चैनल्स हैं मैं सारे देख रहा था, गोवा में क्या हो रहा है, गोवा में आई थिंक 50-50 था, यूपी में, उत्तराखंड में, उसके बाद पंजाब में, ये सारे जगह पे अमूमन जो है वो नई पार्टीज इमर्ज कर रही हैं, मोदी साहब मजबूत हो रहे हैं। जरा इसको थोड़ा सा डॉक्टर साहब अपना एनालिसिस मुझे दीजिएगा। नरेंद्र मोदी विद इट्स ऑल पावर स्ट्रॉन्ग है,
2014 का इलेक्शन जीत जाना, 2019 का इलेक्शन जीत जाना, आगे जो पोजीशन नजर आ रही है नरेंद्र मोदी की पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे यूपी में देख रहा था कि अभी तक कांग्रेस की एक सीट भी नहीं है, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है, लेकिन यूपी जो कि पाकिस्तान के इक्वल एक टेरिटरी है, उसमें एक जमात, एक वोट भी अभी तक नहीं मिला और सारी बीजेपी स्वीप कर रही है। इसका अगर मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर नरेंद्र मोदी इसी तरह पॉलिटिकली पावरफुल होता रहता है और पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो थिन मेजॉरिटी रखती है, इमरान खान साहब आप देख लें, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, अपनी डोमेस्टिकली डिलीवर नहीं कर सके तो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर कभी यूरोप नु तंगी ला, कभी अमेरिका नु कुछ कर, एब्सोल्युटली नॉट आख, हम तुम्हारे गुलाम हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने विद द डोमेस्टिक पावर जो है अपनी जो स्ट्रेंथ के जरिए इंटरनली चीजें मजबूत की हैं। इमरान खान थिन मेजॉरिटी के साथ चीजें मजबूत नहीं कर सके। इस दोनों चीजों का कितना कुछ नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। इंडिया को तो फायदा है ही है कि उनके अंदर जितनी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उतना ज्यादा उनको एडवांटेज होगा। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसका हमें क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, और क्या हम ये बड़े फैसले लेने में हमारे लिए रुकावट पैदा हो सकती है। जरा काइंडली हमें ये थोड़ा सा अगर काइंडली हमें समझा सके इसमें हमारे इसका चलें कर लेते हैं इसका कंपैरिजन, लेकिन इसका जवाब मैं आपको इंडियन के पर्सपेक्टिव में देता हूं। इंडियन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं की बात आप बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं खुद करूंगा या आप करेंगे तो शायद वो इंडियन दोस्त उसको पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में ज्यादा पसंद भी नहीं करते और ज्यादा बाई भी नहीं करते। मेरे दोस्त हैं, मेरा ख्याल इसमें खैर नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, लखन हुसैन है, वो पहले जॉन हॉपकिंस में थे मेरे साथ, जब मैं वहां पे विजिटिंग फेलो था तो मेरे साथ ही थे वो, और आजकल वो स्टेट डिपार्टमेंट में होते हैं। तो वो बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक दफा बात की, मैंने ये क्वेश्चन उनसे किए थे, जी क्या हो रहा है, तो इंडिया में क्या हो रहा है, ये मतलब बीजेपी है, आप रेडिकल रेडिकलाइजेशन हो रही है इंडियन सोसाइटी की। दे यूज्ड टू बी वेरी सेकुलर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो बीकन हुआ करती थी लिबरल और सेकुलर वैल्यूज के हवाले से, तो ये क्या हो रहा है वहां पे। तो उन्होंने कहा था कि बेसिकली हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से आप जनरल जिया-उल हक के गुजरे हैं। तो हमारा दौर वो जो जिया-उल हक का दौर पाकिस्तान में था, हमारा अब शुरू हुआ है। ये इट्स वेरी मीनिंगफुल। फिर दूसरा मैंने कहा व्हाट हैपेंड टू द कांग्रेस। नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे बड़े स्टेचर के लोग जो उसके लीड किया उन्होंने कांग्रेस को। कांग्रेस वाज वेरी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो क्या हुआ कांग्रेस को, अब क्यों नहीं वो टेक ऑफ कर पा रहे, और बीजेपी के आगे कैसे वो मतलब क्यों हार रहे हैं। वो कहते हैं यार ये आपको समझ नहीं आएगी, अगर आपने समझना है तो मैं आपको मिसाल देता हूं। ये लखन हुसैन कहते हैं कि ये है प्रॉब्लम लीडरशिप के क्राइसिस का, कांग्रेस की लीडरशिप के क्राइसिस का। मैं कहा जी वो कैसे। कहते हैं कि ये उनके इंदिरा गांधी का राजीव का बेटा, क्या नाम है उसका, मेरे ये जो अभी लीड कर रहा है कांग्रेस, राहुल गांधी। कहता है राहुल गांधी हमारा बिलावल भुट्टो है। अच्छा। अब आप आगे से मुझे कहते हैं बाकी आप खुद समझ जाइए कि हम राहुल गांधी को कितना सीरियसली लेंगे। उसकी जगह पे आप बिलावल भुट्टो को रख लीजिए। हमारे लिए ये उसी तरह मम्मी डैडी है। बाकी मैं बातें उनकी नहीं बताता क्योंकि वो थोड़ी सी फिर ऑफ द रिकॉर्ड थी। बल्कि मैंने तो इंडियन मीडिया में सुना है वो तो राहुल बेचारे को पप्पू भी कह देते हैं जनाब डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली वही, हम बिलावल को क्या कहते हैं वहां पे, शेख रशीद के बयान चला दें किसी दिन आप। तो एनीवे आजकल तो बिलावल ने वो नई सुरसरी छोड़ दी है डॉक्टर साहब। वो मुझे किसी ने नज़म भेजी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहना था ना टांगे कामती हैं, तो वो बेचारा कह रहा है कांपे टांगती हैं। तो वो लोगों ने लिखनी शुरू कर दी है और पता नहीं उस बेचारे का मजाक उड़ा रहा है। वैसे तो इमरान खान की भी उर्दू ठीक नहीं है, ये सारी लीड की उर्दू ठीक नहीं है। जो हमारे लीडर बने हैं ना सो कॉल्ड, इमरान खान की 50 गलतियां उन्होंने अभी निकाली हुई हैं, लेकिन बिलावल को ज्यादा टारगेट बेचारे को किया जाता है। बट एनी हो, आप बोलिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। ये उसकी राहुल की अलबत्ता हिंदी अच्छी है बिलावल की उर्दू से। एनीवे तो ये तो इसके दो जवाब आपको मिल गए। अब तीसरा मैं आपको थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा,
वो जनरल बख्शी की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जनरल साहब। हाँ, मैंने एक दफा आपका प्रोग्राम उनके साथ देखा था। तो जज्बाती से वो इंसान है, अपनी कौम के लिए जज्बाती होना कोई इतनी बुरी चीज भी नहीं है। एनीवे, तो उन्होंने कहा था कि हमें तो पाकिस्तान ने और इंडिया ने मार मार के सिखाया कि लड़ा कैसे जाता है। ठीक है, ये उनकी मेहरबानी है, वो बड़ा थैंकफुल थे। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें मार मार के लड़ना सिखा दिया। अच्छा, इंडिया ने, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने सिर्फ लड़ना ही नहीं सीखा, बल्कि इंडिया ने बहुत सारी और चीजें भी हमसे सीख ली हैं, जिसमें एक रिलीजियस रेडिकलाइजेशन भी है पॉलिटिक्स की। तो अभी तो मोदी सरकार दोबारा से कामयाब हो रही है। वो पॉलिटिकल, उनका जो इश्यूज उन्होंने क्रिएट किए यूपी में, वो पर्दे के हवाले से, हिजाब के हवाले से, वो उसको कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बीजेपी की कामयाबी नहीं है, ये कांग्रेस की नाकामी है। और सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इस चीज की एपेटाइट है, और इंडियन मुआशरा पसंद करता है ना इस चीज को, रेजिस्टेंस को, तो शायद इसलिए बीजेपी कामयाब हो रही है। जी, मेरा ख्याल है अगर आप इसको दूसरे एंगल से भी देखें तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। मैं माफी चाहता हूं अपने इंडियन कोलीग दोस्तों से अगर वो इसको थोड़ा सा बुरा माने। देखिए, आप जो मर्जी बोले, आप एक चीज डॉक्टर साहब, आप इंडिपेंडेंट व्यू आप वो रखें, कोई मसला नहीं। आप मिसाल ले लें कि आपको याद होगा, मैंने तो खैर वो पर्सनली सारी चीजें ऑब्जर्व की थी कि जब ब्लास्फेमी का इशू आता है, और हमारे तो अभी रिसेंटली लिंचिंग हुई है, आपको मालूम है। अच्छा, जब मजहब का इशू आता है तो आपने देखा होगा कि अगर आप लाहौर मूव करें उस दौरान, तो जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, टायर जला रहे होते हैं, मोटरसाइकिलें, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर मतवसत तबका जो है, पुअर क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास जो है, वहां पे आपको नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप डिफेंस में, कैंट में, गुलबर्ग में, इन पोश एरियाज में जाएंगे तो आपको वहां पे तो लोग प्रोटेस्ट करते हुए, जुलूस निकालते हुए, ये बड़ी मीनिंगफुल बात है कि ये क्यों होता है हमेशा कि गरीब इलाकों में, पसमानदा इलाकों में ही ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, लिंचिंग होती है। आप ये याद रखें कि अगर इंडिया में ऐसा हो रहा है, अगर ये रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हो रही, तो ये इंडियन हमसे बेहतर जानते हैं कि वो कौन से एरियाज हैं और वो कौन सी पॉपुलेशन है जिसमें ये चीजें ज्यादा परवान चढ़ रही हैं, लोग ज्यादा रेडिकलाइज हो रहे हैं, लोग ज्यादा मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडियंस नो बेटर देन अस, क्योंकि वो वहां पे रहते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। चेंज तो विद इन इंडिया ही आएगी, बाहर से तो नहीं आएगी। अगर उन्होंने मजीद रेडिकलाइज होना है तो वो भी उन्हीं का डिसीजन है, अगर उन्होंने दोबारा से सेकुलर वैल्यूज की तरफ जाना है तो वो भी उनका डिसीजन है। लेकिन अगेन, बीजेपी का फेलियर जो है वो, बीजेपी की जो सक्सेस है वो बीजेपी की सक्सेस नहीं है, वो कांग्रेस की फेलियर है। मैं इसको इस तरह देखता हूं। और पाकिस्तान के हवाले से आपने क्या पूछा था कि यहाँ की जो इंस्टेबिलिटी है कि स्टेबिलिटी है, जो आपने, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पावर जो आती है वो जितनी ज्यादा पॉलिटिकली थिन मेजॉरिटी रखेगी, उससे उतना ही नुकसान होता है कि वो उतने अच्छे फैसले नहीं कर सकती। जबकि इंडिया में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो ज्यादा ताकत से आती है क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी ज्यादा होती है। नहीं, वहां पे खलाई मखलूक इतनी नहीं है ना। तो हमारे यहाँ पे देखें, देहात में तीसरी पार्टी जो है वो मीडिएट और आर्बिट्रेशन के जरिए से ही अपनी पावर को मेंटेन करती है ना। तो हमारे मुल्क में एक तीसरी पार्टी भी है जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब अगर कोई ओवरवेलमिंग आया था ना, नवाज शरीफ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी लेके, तो सरदर्द बन गया था, वो अमीरुल मोमिनीन बनने वाला था वो। तो ये भी खतरे होते हैं कि हमारे डेमोक्रेट्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स थोड़ी होते हैं, वो तो फिर ऑटोक्रेट और डिक्टेटर बन जाते हैं ना। तो हम ये बड़े कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हैं। तो लिहाजा थिन मेजोरिटी फेवर में चली जाती है, थर्ड पार्टी के भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना, फॉर गुड और बैड रीजन। मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से भी तो उनकी भी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को ही लताड़ते रहें, और एस्टेब्लिशमेंट की अपनी भी जो रोल है वो इतना अप्रिशिएट नहीं आप कर सकते। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल डोमेस्टिक डायनामिक्स हैं। वो अभी देखें क्या होता है। अभी रेजोल्यूशन तो पास, इमरान खान देखते हैं। चल,
डॉक्टर साहब बात लंबी हो जाएगी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आज आपसे बात करके, बड़ी इंगेजिंग डिस्कशन थी। We started from the global order, we discussed India, South Asia and the rest of the world. जिस हद तक क्योंकि खिता ये है तो हमें इसी को सारी बातें डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही दोबारा आपका दिमाग सिखावांगे और आपके साथ आपसे कोई ज्ञान और अकल की बातें सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत एनी टाइम, माय प्लेयर।